तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों तैयारी के साथ हम लोग इसमें प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हमने जीएस के जितने भी सारे चैप्टर हैं उन सारे के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्राकृतिक ऊर्जा यानी कि नेचुरल एनर्जी के पार्ट 1 को देखेंगे। ठीक है, इसका 2 पार्ट आएगा, ये पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 हम लोग कवर करेंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि प्राकृतिक ऊर्जा से प्रश्न कैसा पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आगे भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे। और इससे पहले दोस्तों हमने संविधान के कुछ प्रश्नों को देखे थे, आपने नहीं देखे तो उस वीडियो को भी जरूर देख लेंगे क्योंकि उसमें भी सारे पूछे हुए ही प्रश्न हैं और सारे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के इस वीडियो में हम लोग प्राकृतिक ऊर्जा के सारे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं कि आज के वीडियो का ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण के लिए अनुकूल है। ठीक है, यानी कि इसमें से कौन सी गतिविधि है जो कि पर्यावरण के लिए बढ़िया है। ठीक है, यानी कि अनुकूल है, जिसका ऑप्शन है गगनचुंबी इमारतों का निर्माण, बिजली के लिए उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग, गर्मी के दिनों में एसी और कूलर का उपयोग करना, खरीदारी के लिए पॉलीथीन बैग का उपयोग करना। तो देखिए अब चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको कोई सही होगा जो कि आपको सही करना है। ठीक है, तो देखिए पहला है कि गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करना। तो चूँकि देखिए अगर हम बहुत ऊँचे ऊँचे इमारत बना देते हैं तो वो कहीं ना कहीं पर्यावरण के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। उसके बाद आता है बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग। तो देखिए बिजली उत्पादन के लिए अधिकतर अभी जो है वो कोयला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और दोस्तों इससे जल से भी उत्पादन किया जा रहा है, तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो संसाधन का उपयोग हो रहा है। ठीक है, लेकिन यदि इसका उपयोग हम लोग सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से जो रोशनी आ रही है उससे करें तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक है, इसमें कोई संसाधन लगेगा भी नहीं और अच्छा एनर्जी भी आ जाएगा, तो ये सही है, इसे रख सकते हैं। इसका बाद नेक्स्ट और भी ऑप्शन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो गर्मी के दिनों में एसी और कूलर का उपयोग करना। तो देखिए गर्मी के दिनों में हम लोग एसी और कूलर का उपयोग करेंगे तो इससे हानिकारक जो है सीएफसी गैस निकलता है। ठीक है, जो कि पराबैंगनी किरणों को नुकसान पहुँचाता है यानी कि उसे क्षय करता है, तो ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आगे खरीदारी के लिए पॉलीथीन बैग का उपयोग करना। तो पॉलीथीन बैग का उपयोग आप लोगों को पता होगा कि इसके सरकार अभियान भी चाहती है कि पॉलीथीन का कम से कम प्रयोग करना है। ठीक है, क्योंकि ये जो है वो पर्यावरण के लिए काफ़ी नुकसानदेह होता है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो आपके पास ऑप्शन बी यानी ऑप्शन 20 का ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही है जो कि पर्यावरण के लिए सही है, यानी कि बिजली के उत्पादन के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करना। और ये दोस्तों ग्रुप डी का प्रश्न था। ठीक है, तो देख सकते हैं कि प्रश्न कैसा कैसा पर्यावरण से पूछा गया था। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दूसरा प्रश्न है। ठीक है, इसमें क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा एक पारंपरिक स्रोत है। ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और जल वैद्युत ऊर्जा। और यह भी ग्रुप डी का प्रश्न है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। तो इसमें आप लोग को पहले ये समझना है कि पारंपरिक स्रोत होता क्या है। तो पारंपरिक स्रोत ये होता है दोस्तों जिसका यह है कि इसका जो है सीमित मात्रा उपलब्ध है। ठीक है, यानी कि इसका हम लोग यदि सही से उपयोग ना करें तो यह भविष्य में समाप्त हो सकता है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत। ठीक है, और इसे ही अनवीकरणीय ऊर्जा भी बोला जाता है। तो इसमें ये ऑप्शन सी नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सकते हैं कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो अभी हम लोग पारंपरिक स्रोत के बारे में बात किए। ठीक है, अब यहाँ पे बोला कि गैर पारंपरिक स्रोत नहीं यानी कि पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, तो पारंपरिक स्रोत बताए कि इसका जो है सीमित मात्रा उपलब्ध है। ठीक है, तो किसका, तो ऑप्शन ए यहाँ पे परमाणु ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी भूतापीय ऊर्जा और डी ज्वारीय ऊर्जा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर हो ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं। यानी कि कोयला और पेट्रोलियम जो किस प्रकार का संसाधन है। ठीक है, अक्षय या फिर असमाप्य यानी कि जो समाप्त नहीं हो। ऑप्शन बी समाप्त और नवीकरणीय। ठीक है, यानी कि जो समाप्त हो जाता है और उसे फिर से बनाया जा सकता है ये। उसके बाद आता है नवीकरणीय यानी कि इसे बार बार बना सकते हैं। समाप्य और गैर नवीकरणीय यानी कि समाप्त हो जाएगा और उसके बाद यह
नहीं बनेगा, ठीक है। दोबारा जितना जल्दी चाहेंगे उतना जल्दी नहीं बन पाएगा। तो आप सभी को पता हो कि कोयला और पेट्रोलियम का जो उत्पादन है वो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जमीन के अंदर दबे हुए पेड़ पौधों में उच्च दाब और ताप के कारण ये इनका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो जो समाप्त होने के बाद उतना जल्दी आसानी से नहीं बन पाएगा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन डी समाप्त और गैर नवीकरणीय हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका ये सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को फिर देखेंगे। यहाँ पे बोला कि नवीन और अनवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार कुल अनुमानित क्षमता में से 95% से अधिक व्यावसायिक रूप से दोहन योग्य पवन संसाधन भारत के कितने राज्यों में संकेंद्रित है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है 7, 3, 2 और 4, ठीक है। और ये ग्रुप डी का प्रश्न है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है ऑप्शन ए 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम में ऐसा भी नहीं है कि सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना ही है। अब इस प्रश्न के लिए यदि आप डिटेल में पढ़े रहेंगे तो इसे सॉल्व कर पाएंगे, और नहीं तो आप एक आध प्रश्न छोड़ भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारे के सारे प्रश्नों को सॉल्व ही करें। तो चलिए इसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए। तो चूँकि आप सभी को पता है कि कोयला और पेट्रोलियम का जो सीमित भंडारण है, ठीक है, और इसका बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद इससे भविष्य में हम लोग इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इससे संरक्षण यानी इसे बचाने के लिए निम्नलिखित में से हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है। जिसका यहाँ पे ऑप्शन देखें तो एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना, सौर कुकर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मानक तापदीप बल्बों के स्थान पर CFL बल्बों का उपयोग नहीं, सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए एयर कंडीशनिंग या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि AC से जो CFC गैस निकलता है वो पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी आगे भी समझते हैं कि सौर कुकर यानी कि सौर कुकर जो धूप के किरण से खाना बनता है, ठीक है, उसे कर तो उसका यदि हम लोग उपयोग करेंगे तो कोयला और पेट्रोलियम का बचत होगा, यानी ये ऑप्शन ए हो सकता है। इसके बाद बोला है कि मानक तापदीप बल्बों के स्थान पर, यानी कि जो पुराने ज़माने का बल्ब होता था 100 वाट का, उसके स्थान पे बोला कि CFL बल्बों का उपयोग नहीं करना। तो उसका उपयोग करेंगे तो ये तो CFL का उपयोग करना भी बेहतर है, क्योंकि यहाँ 100 वाट का है और ये CFL 10 वाट का होता है, ठीक है। तो देख सकते हैं कितना एनर्जी का बचत कर रहा है, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम इससे भी बच रहा है। उसके बाद बोला कि सार्वजनिक परिवहन या कारपूल का उपयोग नहीं करना चाहिए। मान लेते हैं कि 10 आदमी है और 10 कोई अपना पर्सनल गाड़ी लेकर के जाते हैं तो उसमें ज़्यादा फ्यूल जलेगा, और 10 आदमी केवल एक ही गाड़ी से अगर सार्वजनिक गाड़ी से जाए तो एक ही फ्यूल में 10 आदमी चले जाएंगे, ठीक है। तो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना भी ये पर्यावरण के लिए अच्छे है और ये पेट्रोलियम को बचा सकता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है। अब इसका ऑप्शन है कोयला, पवन चक्की, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम, ठीक है। तो कोयला तो पारंपरिक स्रोत है जो पुराना यानी कि पहले बना हुआ चला ही आ रहा है, ठीक है। इसके बाद प्राकृतिक गैस भी है, पेट्रोलियम भी है, लेकिन एक पवन चक्की है, ठीक है। इसका आंसर जो ऑप्शन भी ये पवन चक्की हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन ए कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और पवन ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी ये पवन ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। और देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है वो RRB SSE यानी कि रेलवे में आए हुए हम लोग सारे प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग इसमें NTPC और ग्रुप डी के ही प्रश्न को देखेंगे। इसमें रेलवे में पूछे गए सारे प्रश्नों को देखेंगे तो प्रश्न कहीं से भी पूछेगा तो आप उसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए फिर से नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाली हानि है। तो ऑप्शन है कि अस्थिर आपूर्ति, उच्च अपशिष्ट निपटान लागत, अत्यधिक प्रदूषण, उच्च परिचालन लागत, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए अस्थिर आपूर्ति हो जाएगा, ठीक है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाली हानि इसका क्या है, अस्थिर आपूर्ति। तो देखिए अब सारे प्रश्नों में समझाने का कोई बात तो है नहीं, जहाँ समझाने का जरूरत पड़ेगा वहाँ पे मैं खुद समझा दूंगा, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ बोला है कि निम्नलिखित विकल्पों में से क्या ऊर्जा का एक अक्षय स्रोत है। तो अक्षय स्रोत यानी कि जिसका क्षय ना हो, ठीक है, जो खत्म ना हो। और ये जो दोस्तों NTPC का प्रश्न है, इसमें है कि लकड़ी, पेट्रोलियम, कोयला और नाभिकीय विखंडन। तो आपको पता है कि लकड़ी भी खत्म हो सकता है, इसका हम लोग अत्यधिक उपयोग करें तो लकड़ी समाप्त हो सकता है, पेट्रोलियम भी समाप्त हो सकता है, कोयला भी समाप्त हो सकता है, लेकिन एक नाभिकीय विखंडन है जो कि समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी नाभिकीय विखंडन।
इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन अक्षय संसाधन है। तो चूंकि अक्षय संसाधन आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, वन सूर्य का प्रकाश और पेट्रोलियम। तो इसमें ये पता है कि प्राकृतिक गैस ये भी खत्म हो सकता है, तो ये होगा नहीं। वन ये भी खत्म हो सकता है, पेट्रोलियम ये भी खत्म हो सकता है, लेकिन सूर्य का प्रकाश है जो कि कभी खत्म नहीं होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। तो नवीकरणीय स्रोत कहने का मतलब कि उससे खत्म होने का उसे हम लोग फिर से बना सकते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, संश्लेषण गैस और प्राकृतिक गैस। तो इसमें भी पता है कि कोयला खत्म होने के बाद तुरंत से नहीं बनेगा, पेट्रोलियम खत्म होने के बाद तुरंत से नहीं बनेगा और प्राकृतिक गैस भी खत्म होने के बाद तुरंत से नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी संश्लेषण ये गैस हो जाएगा। अब हम लोग बात करें कि संश्लेषण गैस है क्या, ठीक है। तो संश्लेषण गैस ये जो है वो CO2 प्लस H2 है, ठीक है, यानी दोनों का मिश्रण है और इसका उपयोग बिजली बनाने में किया जाता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, किसका, संश्लेषण गैस का। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर देखते हैं। यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। महासागरीय तापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। तो आप सभी को पता है कि समुद्रीय ऊर्जा में महासागरीय ऊर्जा ये तो हो जाएगा, तरंग ऊर्जा भी समुद्र में से ही होता है, ज्वारीय ऊर्जा भी समुद्र का, लेकिन ये सौर ऊर्जा है, ठीक है। सौर ऊर्जा जो कि सूर्य से मिलता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी ए सौर ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। यह जो है वो समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी सौर ऊर्जा हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो आइए यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं कि गुजरात स्थित सूरत जिला देश का सर्वप्रथम स्थल है जहाँ 100% डैश उपलब्ध कराया गया है। तो इसमें क्या 100% है, तो सौर संचालित गांव, सौर यानी कि सूरज, ठीक है, जो सोलर पैनल आता है उससे बिजली उत्पादन करके बात किया है, ठीक है। तो सौर संचालित गांव, सौर संचालित हवाई अड्डा, सौर संचालित प्राथमिक विद्यालय या फिर सौर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, और यह ग्रुप डी का प्रश्न है, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी सौर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा, ठीक है, यानी कि हॉस्पिटल्स। तो ये गुजरात में के जो सूरत जिला है उसमें देश का जो है सर्वप्रथम स्थल है जहाँ पे इसमें 100% सौर ऊर्जा का उपयोग करवाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद चलिए फिर नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला कि ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमे हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता है, तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका ऑप्शन भी हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा और ऊर्जा के अच्छे स्रोत। तो देखिए अब ऊर्जा के स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय से जमे हुए, तो यानी कि कोयला और पेट्रोलियम भी बहुत अधिक लंबे समय से हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोला कि खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से नहीं बदला जा सकता, उन्हें जल्दी से नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि जिसकी मात्रा खत्म हो जाने के बाद उसे हम लोग जल्दी से नहीं बना सकते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं अनवीकरणीय या फिर गैर नवीकरणीय स्रोत, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक भी आप सभी को अच्छे से सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोगों ने रेलवे में आए हुए कुल 15 प्रीवियस ईयर प्रश्नों को देखें, जो कि सारे कोई ग्रुप डी में, कोई एनटीपीसी या फिर रेलवे के और भी एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो दोस्तों यह पार्ट 1 है, ठीक है। और पार्ट 1 इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 को देखेंगे, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें जरूर बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।